इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है ये अपने जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए दो ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, या तो सॉलिड के अंदर क्या होना चाहिए, मूवेबल आयंस होने चाहिए, है ना, और या भी अपने ये कह सकते हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन या मूवेबल आयंस के कारण ही सॉलिड जो होते हैं कंडक्टिविटी को शो कर सकते हैं, है ना। और सॉलिड में फ्री आयन कब होते हैं, मूवेबल आयंस कब होते हैं, जब सॉलिड या तो मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में हो। ये हमने बात पहले लिखी थी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, जो वैल्यू है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में, उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमने सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कंडक्टर, ठीक है, सेकंड इंसुलेटर और थर्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये अपने इसके बेस पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की क्या वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे इसको 3 पार्ट में डिवाइड हमने किया, ठीक है। अच्छा, अब अपने बात करते हैं कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं बैंड थ्योरी का, बैंड थ्योरी, ठीक है ना। बैंड थ्योरी का हमने यूज करते हैं। बैंड थ्योरी क्या करती है, ये एक्सप्लेन करेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इन सॉलिड, ठीक है। तो अपने ये लिख सकते हैं by this theory electrical conductivity of solids can be explained, क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात अपने को ये याद रखना है, पहली बात तो बैंड थ्योरी का यूज क्या है, ठीक है। तो इसका यूज ये है कि बाय द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी वी एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, इन सॉलिड्स। अच्छा, दूसरा कि ये बैंड थ्योरी किस पर बेस्ड है, ठीक है। तो अपने लिखेंगे बेस्ड अपॉन एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हम 11th में पढ़ के आए हुए हैं, जिसके अंदर अपने बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे, C2N2, है ना, जिसमें अपने ये कहते थे N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो वो ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनता है, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो डबल बॉन्ड क्यों बनता है, तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अपने एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, जिसमें हमने ये कहा था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो होते हैं 2 टाइप्स के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। तो ये एमओटी पर ही बेस्ड है। अच्छा, एक और इसकी इंपॉर्टेंट बात सुनो, बैंड थ्योरी का कोई भी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन नहीं है, केवल ये इसके ऊपर बेस है, ठीक है। जैसा एमओटी थ्योरी में होता है, ये थ्योरी ये मानती है कि सॉलिड में भी ऐसा ही होता होगा। क्या बैंड थ्योरी क्या कहती है, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने ये कहा कि ये सिलिकॉन का सॉलिड है, कोई सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन इसमें एटम है, क्योंकि सॉलिड में एटम तो होंगे। तो सिलिकॉन के अंदर क्या है, मैंने ये कहा इसमें 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 और ये 3p2, ये इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, इसमें ये इलेक्ट्रॉनों के मान लिया ये न्यूक्लियस है, यहाँ ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये 1s हो गया, ये इसका 1s हो गया, ये इसका मान लिया 2s हो गया, है ना, ये इसी के साथ 2p हो गया, उसके बाद ये इसका 3s हो गया, इसी के साथ ये 3p हो गया, है ना। डी वाले वेक्टर क्या है, लेकिन मैंने
आपको पता होना चाहिए कि जब सेल आ जाता है तो सेल से रिलेटेड ऑर्बिटल भी इसमें आ जाते हैं। हाँ, नो डाउट हो सकते हैं वो वैकेंट हो, है ना। तो ये 3s आ गया, ये मान लो 3d वाले वैकेंट है, तो 3d वाले वैकेंट है तो उनको थोड़ा सा आप लेवल पे करो, 3p और ये 3d, है ना, ये 2p। अच्छा, ये तो हो गया इनर पार्ट, और ये कौन सा है, बैलेंस पार्ट, ये भी हमने पढ़ा है। साफ साफ आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है कि चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो, केमिकल रिएक्शन हो, ओवरलैपिंग हो, हमेशा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन, इन ओवरलैपिंग एंड इन केमिकल रिएक्शन इफ रिएक्ट, ठीक है ना। तो ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, इनका तो कोई लेना देना नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि ये 3s 3p वाले जिनमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ऑर्बिटल है ना, ये ऑर्बिटल, ये थ्योरी क्या कहती है कि ये ऑर्बिटल जो होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इनके ऑर्बिटल होते हैं, ये एक दूसरे के साथ ये मर्ज हो जाते हैं, मर्ज विद ईच अदर एंड फॉर्म ए बैंड, ठीक है। तो ये इन्होंने मर्ज होके, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये मर्ज होके इन्होंने ये इस प्रकार से एक बैंड बना, ये मर्ज होके ये मैंने कहा इस प्रकार से इन्होंने बैंड बना, ठीक है। और ये जो 3D है ना, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, नो डाउट ये न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर रहेगा, है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो ये 3D वाले जो हैं, या इससे हायर लेवल पे यदि इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपने उसका भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड ऑर्बिटल का, और वो ऑर्बिटल है उनकी मर्जिंग से एक बैंड और बन जाता है। वो बैंड जो है इसको मैंने नाम दे दिया, कौन से, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स जो है उनसे एक बैंड और बन जाएगा, और ये बैंड बना दिया मैंने इसमें। अब क्या किया इस थ्योरी के अंदर, ये जो बैंड बनाए मैंने 2 टाइप्स के बैंड बनाए, इनको नाम दे दिया, इसको तो नाम दिया वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। क्योंकि क्यों दिया ये वैलेंस बैंड, क्योंकि देखो वैलेंस सेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से ये बैंड बना रहा है, जो कि मर्ज होकर बना रहा है, और ये उसमें ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो इस प्रकार से इस थ्योरी में से 2 बैंड बताए गए हैं कि इन सॉलिड्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंड आर प्रेजेंट, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। अच्छा, और इस थ्योरी में क्या गया है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का ये जो गैप है, इस गैप को नाम दिया गया है फोरबिडन जोन, फोरबिडन जोन, ठीक है। और ये जो फोरबिडन जोन होता है, यदि इस फोरबिडन जोन की वैल्यू मैं ये कहूं कि ये जो फोरबिडन जोन है, ये जो गैप है, इस गैप की ये जो वैल्यू है ना, यदि मैं ये कहूं कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी मोर ज्यादा हो, ठीक है, फोरबिडन जोन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ग्रेटर हो, तो अपने सॉलिड, जिन सॉलिड्स में ऐसा होता है उन सॉलिड्स को अपने बोलते हैं इंसुलेटर। ये इंसुलेटर का है, इंसुलेटर, यही तो कह रहे हैं अपनी स्टोरी से ये समझाते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि सॉलिड में ऐसा हो कि उनके जो एटम है, एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन है, वो मर्जिंग से जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बना रहे हैं, और उनमें मैंने कहा ये तो हो गया इसका कंडक्शन बैंड, और ये मान लो ये हो गया चालन वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और मैं ये कहूं ये जो गैप है अप्रोक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then this type of solid known as semiconductors, semiconductors, and if conduction band and
such type of solid known as conductors. क्लियर? तो ये आपको बैंड थ्योरी में ध्यान रखना है, डायग्राम वगैरह आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है? तो ये बस बैंड थ्योरी में आपको इतना जनरल वे में आपको इतना ध्यान रखना है। पहली बात तो बैंड थ्योरी का यूज क्या है, फायदा है। तो बैंड थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, इसी बात। उसके बाद बैंड थ्योरी इज बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच इज गिवन बाय हुन एंड मुलिकर, है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा हुआ है, हुन एंड मुलिकर ने ये थ्योरी दी, है ना? और बात अपने करें बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स orbitals of atom of valence shell merge with each other and form two type of band which generate by low energy orbitals called valence band and which generate by high energy orbitals called conduction band. And space या तो gap between conduction band and valence band known as forbidden zone, ठीक है? And the value of forbidden zone is greater than 5 electron volt, then such type of solid known as insulator, and if it's approach 3 electron volt called semiconductors, and if conduction band and valence band are merged with each other या तो overlap with each other, then this type of solid known as conductors. Clear? तो ये आपको ध्यान रखना है। अपने उसमें बात करते हैं। कल मैंने आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये आपको एक टाइप के सेमीकंडक्टर्स वगैरह सिखा दिए थे। डोपिंग क्या होती है ये भी मैंने कल आपको बता दी थी, तो मैं अब इसकी बात नहीं करूंगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, डोपिंग क्या होती है, इसकी बात नहीं करूंगा। केवल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की मैं बात कर लेता हूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है? तो बात करते हैं अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक देखो सॉलिड जो होता है ना, इन एवरी सॉलिड्स वी नो दैट एटम इज प्रेजेंट एंड ये मान लो ये एटम में न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है और इसको अपने बोल सकते हैं कि ये इसका जो है ना, ये इसका ऑर्बिटल स्पिन है। ये क्या है? ऑर्बिटल स्पिन, ठीक है? ये तो हो गया इसका ऑर्बिटल स्पिन। और ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, ठीक है ना? ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है ना? ठीक है, ये हो गया इसका स्पिन, एक्सिस स्पिन। अच्छा, अब हम एक बात ये जानते हैं, यदि अपने मैक्सवेल की थ्योरी को ध्यान में रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। क्या करता है मैक्सवेल कि चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करते हैं ना, तो उनसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट। तो ये चार्ज पार्टिकल तो है, ये मूव ही तो कर रहा है, ये ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों स्पिन कर रहा है अपने ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल स्पिन अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, एक्सिस स्पिन। और चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना? चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई लेना नहीं, चार्ज पार्टिकल है और मूव कर रहा है। तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो नो डाउट वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो वो मोमेंट भी क्रिएट करेगा, है ना? इसका अर्थ है कि यदि मैं कहूं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का एक प्रकार का फोर्स ही चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स या तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या? तो मैं ये कहूंगा कि किसी एटम का जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, उसमें उसके एक्सेल और ऑर्बिटल स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, उन दोनों का सम कर दो। यानी कि मैं इसके कारण जो
ऑर्बिटल स्पिन के कारण जो है इसको मैं म्यू एस कह देता हूं, इसको म्यू एन कह देता हूं। इसका अर्थ जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ है ना वो किसके इक्वल है, म्यू एस प्लस म्यू एन के इक्वल। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस मैग्नेटिक मोमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, सॉलिड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट solids classified into 5 categories। 5 categories कौन कौन से हैं, पहला है पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, सेकंड है डायमैग्नेटिज्म, थर्ड है फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और 5 नंबर है फेरीमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म। अब क्या करना है आपको, इनमें एग्जांपल और इनकी कुछ विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, ये जो सॉलिड होते हैं ना इनकी विशेष बात होती है, these solid या these type of substance are weakly attract by magnetic field। मैग्नेटिक मतलब आप इसको यदि मैग्नेटिक फील्ड पे रख दो ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड में डीपली अट्रैक्ट होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो इनका मैग्नेटिज्म जो होगा वो डेवलप होगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इन मैग्नेटिक फील्ड दे दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट एंड बाय रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड देयर मैग्नेटिज्म विल बी डैमेज्ड। अच्छा, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी दूसरी मैं ये भी कह सकता हूं, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ सॉलिड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये इनमें विशेष बात। ठीक है, और फिर आप इसमें एग्जांपल याद लो, एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन हो गया है ना, Fe+3 हो गया, क्रोमियम+3 हो गया, ये 2-3 एग्जांपल याद रखो, ज्यादा पसंद। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं और इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इंपॉर्टेंट एक तो एग्जांपल आप याद रखोगे, जिसमें इस एग्जांपल को मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, O2 मॉलिक्यूल्स की नेचर क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरामैग्नेटिज्म होता है। क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, according to valence bond theory VBT, oxygen behave as a diamagnetic, but really it have paramagnetism property, and this property is explained by the molecular orbital theory। ठीक है, याद रखना, ये ड्रॉबैक था VBT थ्योरी की, लिमिटेशन थी VBT थ्योरी है, और VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, पर इसकी पैरामैग्नेटिक रियल प्रॉपर्टी होती है, और ये एक्सप्लेन किससे करते हैं, अपने MOT थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, जिसके अंदर अपने MOT डायग्राम बनाते हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, और उसी के बेस पर अपने याद होगा कुछ हिंट भी हमने याद किए थे, 8, 16, 10 से 18 तक के भी हिंट बताया था ना। अच्छा, डायमैग्नेटिज्म क्या विशेषता होती है, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर वीकली repelled by magnetic field। एक वीकली रिपेल होती है। और मैं बात करूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एब्सेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट।
अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट कह दो या फिर ये कह दो इफ दिस सॉलिड्स ओनली पेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर, NaCl और विशेष बात बेंजीन, याद रखें पैरामैग्नेटिज्म का है, ठीक है, याद रखें बेंजीन की रूम टेम्परेचर पर फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं ना ऑलमोस्ट लिक्विड होते हैं एंड कंपाउंड मोर देन 180 ग्राम मोलर मास सॉलिड, नियर बाय सॉलिड है ना, सॉलिड जैसे जैसे एटॉमिक वेट 180 से क्रॉस होता जाएगा सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, एक्चुअली में फेरोमैग्नेटिज्म जो होते हैं कंपाउंड में क्या होता है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि आपको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, आपने हटा भी लिया तो उनमें उनका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता है, पूरे टाइम तक मेंटेन रहता है, ठीक है, और इसी को अपने बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। मतलब पहली बात तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक ये भी लिख सकते हो बाय मूविंग मैग्नेटिक फील्ड दे डज नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का खत्म नहीं होता है। अच्छा एक इनमें एक इंपॉर्टेंट बात हो है, इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड इनमें क्या होता है, जो मेटेलिक आयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में डिप्ड होते हैं, इन सच टाइप ऑफ मेटल्स सॉलिड्स their metal ion are combined इनके मेटल आयन होते हैं ना, ये कंबाइंड हो जाते हैं, है ना, एंड formed a small region, ठीक है, एंड this small region known as domain, ध्यान रखना डोमेन है, ये डोपिंग नहीं है, डोपिंग हम पहले एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते समय हमने कहा था उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इन विच एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड, डोपिंग, ये है डोमेन। डोमेन क्या होते हैं, डोमेन फेरोमैग्नेटिज्म कंपाउंड so domain property in ferromagnetic substance their metallic ion combine to each other and form a small region called domain, and according to the arrangement of domain in magnetic field such type of compound show three types magnetic property. First, compound in which all domains are aligned in same direction called ferromagnetism. अच्छा एक और है, यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने से क्या होता है कि इनके जो डोमेन बने हुए हैं ना ये जिगजैग अरेंज होते हैं, ठीक है, और जिगजैग अरेंज होता है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना वो एक दूसरे के, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि इन कंपाउंड्स को आप जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इनके डोमेन्स जो होते हैं ना अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा एक और आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया ना तो ये जो अरेंजमेंट होती है ना ये अचानक से डैमेज नहीं होती है, धीरे धीरे, इसी के कारण से these compounds are used to form stable magnet। स्टेबल मैग्नेट बनाने के लिए अपने इन
फेरोमैग्नेटिज्म कंपाउंड्स का यूज करते हैं। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, इफ डोमेन्स आर अलाइन्ड पैरेलल टू ईच अदर विद अपोजिट डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, है ना। और थर्ड है फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म में क्या होता है, अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है इसमें, दो एक ही डायरेक्शन में आगे, फिर मैंने कहा कि इसका यूं आ गया, फिर तीन ऐसे आगे, फिर मैंने कहा एक फिर नीचे आ गया, फिर दो नीचे आ गया, ऐसे ये होगा फेरीमैग्नेटिज्म। विशेष तो आपको एग्जांपल याद रखने हैं। फेरीमैग्नेटिज्म में याद रखना चाहो तो एग्जांपल याद रखो, गैडोलिनियम होता है ना, क्रोमियम ऑक्साइड होता है ना, कोबाल्ट होता है, एग्जांपल याद रखो। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका मैग्नीज ऑक्साइड, इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है। फेरीमैग्नेटिज्म में याद रखना है तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, फेराइट, है ना, फेराइट, ये एग्जांपल आप ध्यान रखें। मोस्ट ऑफ एग्जांपल एक तो ये याद रखें, एक ये याद रखें और एक ये बेंजीन वाला। इन तीन एग्जांपल को थोड़ा विशेष ध्यान रखें, वाटर का भी थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये बात थी लास्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक छोटा सा टॉपिक और भी कई किताबों में दिया हुआ है, इसमें नहीं है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी कंपाउंड दिया हुआ है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी कंपाउंड, पायरो इलेक्ट्रिसिटी कंपाउंड, पायरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड या पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखो पायरो का होता है, पायरो मतलब हीट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। फिर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि आप उनको हीट करोगे ना तो उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड है नोन है पायरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड। क्लियर है, तो कोई ज्यादा विशेष नहीं है, एक आधा एग्जांपल याद रखना, गैलियम नाइट्राइड वगैरह होता है ना, तो ये है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। बस वर्ड का ध्यान रखो, पायरो का हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को वो शो करते हैं ऑन हीटिंग। ठीक है, दीज कंपाउंड आर नोन एज पायरो इलेक्ट्रिक। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपने नया लेसन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन। ओके।